हे एवरीवन, दिस इज अमित फ्रॉम आईआईटी पटना। क्लास 12 2025 को टारगेट करने वाले आप सभी तमाम विद्यार्थियों को इस यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। होप सो आप लोगों की पढ़ाई एकदम जबरदस्त चल रहा होगा। एकलव्य बैच लेक्चर नंबर 39। इस लेक्चर में हम किसी भी चीज के बारे में आपको आकर के थ्योरी एक्सप्लेन नहीं करेंगे, डेफिनेशन नहीं बताएंगे। ये हमारा एक प्रैक्टिस सेट होगा। केमिस्ट्री का ये पहला सेट है और अब समय आ गया है सेट प्रैक्टिस करने का। मैं आपको बता दूं कि इस बैच में, एकलव्य बैच में केमिस्ट्री का 10 सेट आपको करा करके दूंगा। केमिस्ट्री में आपको 10 सेट ऑब्जेक्टिव करा करके दिया जाएगा और जिस किसी ने भी ये पूरा का पूरा 10 सेट लगा लिए, समझे कि एक एक क्वेश्चन उससे जाकर के बन जाएंगे, क्योंकि ऑलमोस्ट 2021, 22, 23, 24 के सारे पेपर में इसमें करा दूंगा और साथ ही साथ 2025 का जो मॉडल पेपर आया है सारे के सारे इसमें आपको करा दिए जाएंगे। तो ऐसे मिलाकर के 10 मॉडल पेपर आपको दे दिए जाएंगे, 10 प्रैक्टिस सेट आपको दे दिए जाएंगे। तो अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं तो आप क्या कीजिए कि पेन और पेपर ले लीजिए और 70 में से देखिए कि आपसे कितने क्वेश्चन बन रहे हैं। 70 में से अगर आप 35 बना पा रहे हो देन आपका कंडीशन अच्छा है। अगर नहीं बना पा रहे हो तो फिर इसको आप सुधार करने की कोशिश कीजिए एंड थ्योरीज देखिए। उसी प्रकार से आपको फिजिक्स का भी 10 सेट आपको मैं करा दूंगा और अभी प्रैक्टिस सेट केवल और केवल मैं ऑब्जेक्टिव का कराऊंगा। तो केमिस्ट्री का 10 प्रैक्टिस सेट हो जाएगा और फिजिक्स का 10 प्रैक्टिस सेट हो जाएगा। एकदम मजा आ जाएगा, क्योंकि इतना प्रैक्टिस सेट अगर कोई भी स्टूडेंट कर लेता है तो बिहार बोर्ड में आपको पता होता है कि क्वेश्चन रिपीटेड होते हैं। एक सेट के ढेर सारे क्वेश्चंस आपको दूसरे सेट में देखने के लिए मिल जाएंगे। एंड अगर आप 10 साल के प्रैक्टिस सेट को आप पूरा का पूरा ढंग से पढ़ लेते हो तो आपको आइडिया लग जाता है कि क्वेश्चन कैसे पूछा जाता है और उसको कैसे सॉल्व करना है। क्योंकि 70 क्वेश्चन रहेगा और बनाना 35 क्वेश्चन है, तो 70 में से जो हम 35 क्वेश्चन बनाएंगे हम उसी को टच करेंगे जिसमें हमारा 100% कॉन्फिडेंस होगा। जहां पर 1% भी हम लैक करेंगे उसको छोड़ देंगे वहीं पर। लेकिन क्योंकि मुझे यहाँ पे 70 का 70 क्वेश्चन एक्सप्लेन करना होगा, लेकिन आप अपने हिसाब से देखिएगा, बिकॉज आप स्टूडेंट हो। आपको 70 में 70 आपको नहीं चाहिए, आपको 70 में मात्र 35 सॉल्व करना है और वो भी 35 में आपका पूरा का पूरा सही होना चाहिए, क्योंकि जो भी बच्चा ढंग से पढ़ता होगा 35 में 35 उसका सही हो जाना चाहिए। तो कंटिन्यू करेंगे एंड इसके पहले हमने 38 लेक्चर आपको दे दिए हैं। अगर थ्योरीज में प्रॉब्लम हो तो आप जाइए और देखिए एकलव्य बैच या मंजिल बैच या द्रोणा बैच, ढेर सारा मैंने लगभग पूरा का पूरा फिजिक्स केमिस्ट्री पढ़ा दिया है। एंड इसमें आपको केमिस्ट्री फिजिक्स के अलावा अगर मुझे टाइम मिलेगा तो मैं कोशिश करूंगा कि मैथमेटिक्स का भी, इसमें जितने भी चैप्टर्स मेरे से छूट गए हैं उसको मैं एकलव्य बैच में डाल दूं। होप सो आपको ये पूरा का पूरा प्रैक्टिस सेट समझ में आएगा एंड नहीं समझ में आएगा तो आप एक्सप्लेनेशन देखिएगा। चलिए अब स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन रवादार ठोस पदार्थ का उदाहरण है? विच ऑफ द फ्लोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड? रबर नहीं होगा क्योंकि रबर एमोर्फस सॉलिड है, कांच भी एमोर्फस सॉलिड है, प्लास्टिक भी एमोर्फस सॉलिड है। इसका ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा, बर्फ। यानी कि H2O के फॉर्म में जो होता है जिसको सॉलिड आप सॉलिड फॉर्म ऑफ वाटर भी कह सकते हैं, तो ये हो जाएगा। क्योंकि H2O जो होता है ये सॉलिड गैस लिक्विड तीनों फॉर्म में होता है, तो सॉलिड फॉर्म में जब होगा तो एक क्रिस्टल की तरह बिहेव करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, फलक केंद्रित घनाकार इकाई सेल कहने का मतलब होता है FCC। ठीक, तो FCC में परमाणु की संख्या कितनी होती है? तो आपको पता होगा कि BCC के लिए Z का मान 1 होता है, Z का मान 2 होता है, सिंपल के लिए Z का मान 1 होता है और FCC के लिए Z का मान 4 होता है। तो यही फलक बोला है, यानी कि FCC, इसका आंसर हो जाएगा 4। अब फेस में क्या होता है कि एटम्स को, ये FCC का अरेंजमेंट में बता रहा हूं। FCC में एटम को कॉर्नर पर तो रखते ही हैं, यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 7 8 और साथ ही साथ जो इसका फेस सेंटर होता है कॉर्नर पर रहेगा और साथ ही साथ जो फेस सेंटर होता है वहां पर एटम को रखा जाएगा। तो फेस सेंटर इसका 6 होता है, तो 6 एटम को यहाँ रखा जाएगा, 5 और ये हो गया 6। इस प्रकार से कंट्रीब्यूशन होता है। तो याद रखना है BCC के लिए 2, सिंपल के लिए 1 और FCC के लिए 4। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सोडियम क्लोराइड क्रिस्टल का संरचना कैसे होता है? तो आप रट लीजिए इसको, बिल्कुल सोडियम क्लोराइड FCC के जैसा होता है। सोडियम क्लोराइड जो होगा वो FCC के जैसा होगा। पूरा का पूरा जो इसका कॉर्नर होता है उसमें सोडियम आयन को लिया जाता है और जो क्लोराइड आयन होता है उसको फेस सेंटर पर लिया जाता है। तो पिंड केंद्रित नहीं होगा, अष्टफलक भी नहीं होगा और ये भी नहीं होगा, फलक केंद्र यानी कि फेस सेंटर होगा जिसको FCC कहा जाता है। उसी प्रकार से एक और क्वेश्चन पूछा जाता है, सीजियम क्लोराइड। आप साथ में ये भी रट लीजिए कि सीजियम क्लोराइड जो होता है ये BCC होता है। सीजियम क्लोराइड का अरेंजमेंट जो होगा वो BCC के जैसा होगा।
ठीक। नेक्स्ट, सरल जलीय जालक में संकुलन क्षमता कितना होता है, मतलब कि पैकिंग फ्रैक्शन ऑफ सिंपल क्यूब क्रिस्टल, एससीसी में पैकिंग फ्रैक्शन का मान बताना है। तो एससीसी के लिए पैकिंग फ्रैक्शन का मान होता है 52%, उसके बाद एफसीसी के लिए होता है 74% और बीसीसी के लिए होता है 68%। तो अगर पैकिंग फ्रैक्शन पूछेगा तो 52, 74, 68%। अगर वॉइड फ्रैक्शन पूछेगा तो 100 में से घटा लीजिएगा। तो पैकिंग फ्रैक्शन पूछा है सिंपल का, तो सिंपल का होता है 52%, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में किस प्रकार के घोल में पारस्परण की क्रिया नहीं होती है। तो देखिए सॉल्यूशन 3 प्रकार का होता है, एक हाइपोटोनिक सॉल्यूशन, एक होता है हाइपरटोनिक और एक, ये तो खैर ऑप्शन डी के पास हटेंगे। तो हाइपोटोनिक जैसे कि आप 2 सॉल्यूशन लेते हैं, ये 2 पॉट ले लिए, इसमें सॉल्यूशन ए और इसमें दूसरे पॉट में सॉल्यूशन बी। अगर दोनों का ऑस्मोटिक प्रेशर बराबर होगा तब इसको आइसोटोनिक कहा जाता है। आइसोटोनिक यानी कि समपरासरणी विलयन कहा जाता है। अगर मान लेते हैं कि ए का ज्यादा हो गया, बी का कम हो गया, तो जिसका ज्यादा होता है उसको कहते हैं हाइपरटोनिक और जिसका कम होता है उसको कहते हैं हाइपोटोनिक। ठीक, तो इसका आंसर हो जाएगा आइसोटोनिक विलयन। आइसोटोनिक सॉल्यूशन में कोई भी प्रसरण की प्रक्रिया नहीं होती है, यानी कि आइसोटोनिक जो सॉल्यूशन होता है वो ऑस्मोसिस प्रोसेस को शो नहीं करता है। नेक्स्ट, किसी तनु विलयन के वाष्प दाब का अपेक्षिक अवनमन विलयन में उपस्थित अवाष्पशील विलय के मोल प्रभास के बराबर होता है। इस कथन को राउल्ट का नियम कहते हैं। अब राउल्ट नियम लिखा हुआ है, बट इस कथन को क्या कहते हैं, राउल्ट का नियम ही कहा जाता है। यह लिखा हुआ है, राउल्ट लॉ लिखा हुआ है। ठीक, वाष्प दाब कहने का मतलब होता है वेपर प्रेशर। तो जो वेपर प्रेशर होगा, सॉल्यूट का हो चाहे सॉल्वेंट का हो, किसी का भी वेपर प्रेशर हो, वो वेपर प्रेशर मोल फ्रैक्शन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, ऐसे हम लिखते हैं। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन, एक विलय जिसका विलयन में संयोजन या वियोजन नहीं होता है उसके वांट ऑफ गुणांक का मान कितना होगा। तो वांट ऑफ फैक्टर का मान 1 होता है। जैसे कि आप ले लीजिए C6H12O6। अब ये क्या होगा, नो रिएक्शन, मतलब कि आप इसको डिसोसिएट कीजिएगा तो ये तो ना तो डिसोसिएट होगा और ना ही डिसोसिएट होगा, तो इसके लिए n का मान कितना हो जाएगा 1। उसी प्रकार से यूरिया को ले लीजिए, NH2CONH2। अब यूरिया भी क्या होगा, नो रिएक्शन, ये ना तो डिसोसिएट होगा और ना ही एसोसिएट होगा, तो इसके लिए वांट ऑफ फैक्टर का मान 1 होता है। तो ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट, चलिए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है, द्रवित सोडियम क्लोराइड के वैद्युत अपघटन से कैथोड पर निम्न में से कौन मुक्त होता है। मतलब which one of the following is deposited at cathode on electrolysis of molten sodium chloride। ऑप्शन ए क्लोरीन है, बी सोडियम, ऑप्शन सी सोडियम अमलगम, ऑप्शन डी हाइड्रोजन। अकॉर्डिंग टू बिहार बोर्ड के जो पैटर्न चलते आ रहा है उसके हिसाब से मैं इसका जवाब दे रहा हूँ, इसका आंसर डी होगा हाइड्रोजन। ठीक है, अभी तक जितने भी ऑफिशियल मॉडल पेपर रिलीज हुए हैं बिहार बोर्ड के, उन सभी ऑफिशियल मॉडल पेपर के और अभी तक जितने भी सारे क्वेश्चन पूछे गए हैं और आंसर की जो रिलीज होता है उसके हिसाब से आंसर डी करेक्ट होगा, हाइड्रोजन। फ्राडे के विद्युत विच्छेदन के प्रथम नियम को निरूपित करने के लिए निम्न में से कौन सा समीकरण सही है। तो m बराबर CZT जो होता है ये फ्राडे के पहला नियम को बताता है। Z जो होता है ये इक्विवेलेंट कांस्टेंट होता है, T टाइम होता है और C का मतलब करंट होता है। अब चलिए क्वेश्चन नंबर 10 करते हैं। 10 नंबर क्वेश्चन क्या है कि निम्नलिखित में से कौन से भी क्रिया नोड पर संभव नहीं है। अब ये जो क्वेश्चन होता है ये भी कंफ्यूजन का क्वेश्चन होता है। चूंकि बिहार बोर्ड का क्वेश्चन में पढ़ेंगे तो ढेर ऐसा क्वेश्चन आपको मिल जाएगा जिसमें आंसर रियल कुछ और होता है और बट देता कुछ और है। मैं इसमें आपको बताना चाहूंगा कि एनोड पर केवल और केवल ऑक्सीकरण, एनोड जो है इस पे ऑक्सीडेशन होता है और कैथोड पर रिडक्शन होता है। तो जहां कहीं पर भी ऑक्सीडेशन होगा समझिए कि वो एनोड पर होगा और जहां पर ऑक्सीडेशन नहीं होगा वो एनोड पर नहीं होगा। मतलब जहां ऑक्सीडेशन नहीं होगा वहां रिडक्शन होगा। तो रिडक्शन कैथोड पर होता है और ऑक्सीडेशन एनोड पर होता है। सवाल बोला है कि एनोड पर संभव नहीं है। एनोड पर संभव नहीं है मतलब कि चेक कीजिए कि कहां पर ऑक्सीडेशन नहीं हो रहा है। तो इस पर चार्ज होता है +6, अब +6 से +3 जाएगा। तो +6 से +3 गया तो यहां से यहां जाने के रिगार्डिंग क्या हुआ कि चार्ज घट गया। चार्ज घट जाता है तब वहां पर रिडक्शन होता है। तो यहां पर हो जाएगा इसका रिडक्शन। अब यहां पर O पर चार्ज होता है -2 और H पर होता है +1।
तो यहाँ पर तो कोई दिक्कत नहीं, यहाँ पे रिडक्शन हो गया। अब चूंकि यही आंसर हो जाना चाहिए था, कंफ्यूजन का विषय है, एनोड पर संभव नहीं है, एनोड पर संभव नहीं है, मतलब यहाँ पर रिडक्शन हो गया। ऑक्सीडेशन होता तो संभव होता, रिडक्शन है तो संभव नहीं है। बट ऑप्शन बी में जाइएगा तो यहाँ पे और देखिए, ये 0 चार्ज है और यहाँ पर -1 चार्ज है, तो 0 से -1 आया तो चार्ज घट गया, तो यहाँ पर फिर से रिडक्शन हो जाएगा। अब जब 0 से जाइएगा -2 तो यहाँ पर भी चार्ज क्या हो गया, घट गया, तो यहाँ पर फिर से रिडक्शन हो गया। तो एकदम तीनों झंझट वाला क्वेश्चन है। अब ए बी सी तीनों ऑप्शन सही हो रहा है, तो यहाँ पर इनमें से कोई नहीं, यहाँ पर इनमें से सभी होना चाहिए। अगर इनमें से सभी होगा तो ऑप्शन डी करेक्ट होगा, अदरवाइज ये क्वेश्चन में डाटा सही नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं। ये क्वेश्चन पूछा गया है कि निम्नलिखित में किस वैद्युत अपघट्य विलयन का विशिष्ट चालकत्व का मान सबसे कम है, यानी कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन हैज द लीस्ट स्पेसिफिक कंडक्टेंस, इसमें किसका स्पेसिफिक कंडक्टेंस का मान सबसे कम होगा। तो स्पेसिफिक कंडक्टेंस का मान उसका ज्यादा होता है जिसका कंसंट्रेशन ज्यादा होता है, मतलब ये कंसंट्रेशन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। अब यहाँ पर दो नॉर्मल है और बी में 0.02 है, सी में 0.02 है, डी में 0.002 है और ऑप्शन डी में 0.2 है और इसमें 0.02 है। तो सबसे कम वैल्यू कौन है, तो ऑप्शन डी। तो जिसका कंसंट्रेशन का मान सबसे कम होगा उसका स्पेसिफिक कंडक्टेंस का मान सबसे कम होगा, ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12, अभिक्रिया 2a प्लस b के लिए वेग का निरूपण निम्नलिखित में से किसके द्वारा होगा। तो इसमें जो वेग होगा वो माइनस dA/dt और 1/2 से इसमें गुना कर देंगे, यानी कि ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब किसी अभिक्रिया के वेग स्थिरांक निम्नलिखित में से किस मान पर निर्भर करता है। तो याद रखिएगा जो रेट कांस्टेंट होता है वो केवल और केवल टेम्परेचर पर ही डिपेंड करता है, ये आर्हेनियस ने हमें बताया था। तो आर्हेनियस के समीकरण से पता चलता है कि रेट कांस्टेंट जो है वो टेम्परेचर पर डिपेंड करता है, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट, निम्नलिखित में प्रथम कोटि की अभिक्रिया नहीं है, कौन फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन नहीं है। अब ये देखिए, ये तो इसका तो ऑर्डर फर्स्ट होता है, इस रिएक्शन का भी ऑर्डर 1 हो जाएगा क्योंकि ये दोनों रिएक्शन कैटलिस्ट के प्रोसेस में होता है और इसको बोलते हैं स्यूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, स्यूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। ठीक, प्रथम छद्म कोटि की अभिक्रिया होता है। ये जितने भी रिएक्शन है ए सी और डी वाले, इन सभी का ऑर्डर 1 होता है, लेकिन ऑप्शन बी में जो है इसका ऑर्डर 1 नहीं होता है, तो ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। अब जहां कहीं पर भी आप HNU देखिए, जहां कहीं पर भी सूर्य का प्रकाश मतलब कि HNU होता है, जहां कहीं भी आप सनलाइट देखिए उसको एकदम आप 100% कंफर्म बोल दीजिए 0 ऑर्डर रिएक्शन होगा। तो जल में H2 प्लस Cl2 गिव्स 2HCl अभिक्रिया का कोटि मतलब कि ऑर्डर क्या होगा, डी हो जाएगा, ऑप्शन। नेक्स्ट, अधिशोषण की प्रक्रिया क्या होती है। तो अधिशोषण की प्रक्रिया होती है पृष्ठीय घटना। ठीक, द प्रोसेस ऑफ एडजॉर्प्शन इज सरफेस फिनोमिना होता है। अधिशोषण जो होता है ये सतह के ऊपर होता है और शोषण सतह के अंदर होता है। दूध क्या है, बहुत पॉपुलर क्वेश्चन है, बहुत बार परीक्षा में पूछा गया है। तो दूध जो है एक इमल्शन है और वो भी किस टाइप का इमल्शन है। तो दूध जो है वो वसा में परिक्षेपित जल होता है, मतलब कि वाटर डिस्पर्स्ड इन फैट होता है, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। निम्नलिखित में कौन विद्युत अपघट्य फेरिक हाइड्रोक्साइड सॉल्ट के स्पंदन में सबसे कम प्रभावित है। अब देखिए इसमें क्या होगा कि हमसे पूछा गया है कोगुलेटिंग पावर। तो कोगुलेटिंग पावर जो होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ आयंस होता है। ठीक, ये जो कोगुलेटिंग पावर है, कोगुलेटिंग पावर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ आयंस। अब इसमें आयंस कैलकुलेट कीजिए, जहां कहीं पर भी सबसे कम नंबर ऑफ आयंस मिलेंगे वही हमारा आंसर होगा। इसको तोड़ेंगे, K3Fe6 है। अगर आप इसको आयोनाइज करते हैं तो यहां से मिलेगा पोटेशियम पर +1 चार्ज और FeCN6 है, इस पे मिलेगा -3 चार्ज और इसमें 3 से गुना कर देंगे तो नंबर ऑफ आयन यहाँ पे 3 1 4 हो जाएगा। उसी प्रकार से इसको तोड़िएगा तो 2 पोटेशियम मिलेगा और एक ये वाला आयन मिलेगा, मतलब इसको तोड़ने पर मिलेगा 2K प्लस और मिलेगा CrO4 और इस पे मिलेगा 2 माइनस। ऐसे Cr2O4 ये गलत लिखा हुआ है, K2Cr2O4 होगा। तो इसमें होगा n = 3। अब इसको तोड़ेंगे तो इसमें एक आएगा K प्लस
और एक आएगा Br माइनस, यानी कि इसमें नंबर आएगा 2 और K2SO4 में 2 मिलेगा पोटेशियम, 1 मिलेगा सल्फेट, यानी कि 8 बराबर 3। इसमें सबसे कम नंबर फाइन किसके पास है? पोटेशियम ब्रोमाइड के पास है। सो दिस इज आवर करेक्ट आंसर, ऑप्शन सी हो जाएगा। सी का कोगुलेटिंग पावर सबसे कम होगा, और जिसका कोगुलेटिंग पावर सबसे कम होता है उसका गोल्ड नंबर उतना ही ज्यादा होता है। अब ये अब देखिए यहाँ पे कोगुलेशन पूछा है, तो कोगुलेशन का मतलब ही होता है कोगुलेटिंग पावर, मतलब कौन सबसे पहले सबसे कम स्कंदित यानी कि कोगुलेट होगा, पोटेशियम ब्रोमाइड। किसी रासायनिक अभिक्रिया में उत्प्रेरक क्या करता है? ये सक्रियण ऊर्जा को घटा देता है। उत्प्रेरक अगर पॉजिटिव है तो एक्टिवेशन एनर्जी को माइनस कर देगा, ऑप्शन बी करेक्ट होगा। नेक्स्ट, निम्नलिखित में किस धातु को साइनाइड प्रोसेस से प्राप्त किया जाता है? इसका आंसर सिल्वर होगा। देखिए साइनाइड प्रोसेस अगर बोल दे तो इसका आंसर सिल्वर होगा। अगर हुक प्रोसेस बोल दे तो इसका आंसर एल्युमिनियम होगा। अगर मॉन्ड बोल दे तो इसका आंसर निकेल होगा। अगर वेन आर्कल मेथड बोल दे तो इसका आंसर टाइटेनियम होगा। ठीक है, साइनाइड में एजी, हुक में एल, मॉन्ड में निकेल, वैन आर्कल में टाइटेनियम। कहीं से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। हुक भी पूछे हुए हैं, मॉन्ड भी पूछेगा, एंड साइनाइड तो अभी देख ही रहे हैं। नेक्स्ट, निम्नलिखित में किसके द्वारा अभिगमन भट्टी में लॉ ऑक्साइड का अवकरण होता है? मतलब बाय विच ऑफ वन ऑफ द फ्लोइंग आयरन ऑक्साइड इज रिड्यूस्ड इन ब्लास्ट फ्यूरेंस। ब्लास्ट फ्यूरेंस में कार्बन मोनोऑक्साइड का यूज किया जाता है, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 22, वैद्युत अपघटन पर आधारित किसी अशुद्ध धातु के शोधन की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? वैद्युत शोधन कहते हैं, मतलब कि द प्रोसेस ऑफ रिफाइनिंग ऑफ एन इम्प्योर मेटल बेस्ड ऑन इलेक्ट्रोलाइसिस इज सेड टू बी इलेक्ट्रो रिफाइनिंग, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। निम्नलिखित में किसमें तांबा धातु का निष्कर्षण होगा? अब बहुत लोगों को लगता होगा कि कॉपर पराइड से हो जाता है, CuFeS2 से हो जाता है, बट ऐसा नहीं है। इससे आयरन को आप प्राप्त कर सकते हैं, कॉपर को नहीं प्राप्त कर सकते हैं। इसके लिए कॉपर ग्लांस आंसर सही होगा बी, इसको कॉपर ग्लांस कहा जाता है। ठीक है, तो ये आंसर सही है, ऑप्शन बी करेक्ट होगा। नेक्स्ट, निम्नलिखित में कौन हाइड्रोजन बंधन नहीं बनाता है? तो फोन से जुड़ा हुआ हाइड्रोजन जो होगा ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग में भाग लेगा। इसके अलावा किसी से भी जुड़ा हुआ हाइड्रोजन हाइड्रोजन बॉन्डिंग में भाग नहीं लेगा, अगर एक्सेप्शन को छोड़ दे तो। बट बिहार बोर्ड में फोन काफी है। अगर हाइड्रोजन फ्लोरीन से जुड़ा है तो इसमें तो बॉन्डिंग बनेगा, ओ मतलब कि H2O में भी बनेगा, N मतलब कि NH3 में भी बनेगा, HCl में हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं बनेगा, इसीलिए ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। 25 नंबर है, उत्कृष्ट गैसों के बाह्यतम सेल का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होता है? NH2NP6 होता है, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। बाकी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास का एकलव्य बैच में लेक्चर भी मिल जाएगा, आप वहां से जाकर के देख सकते हैं। निम्नलिखित में सबसे प्रबल ऑक्सीकारक कौन है? तो फ्लोरीन जो होता है ये प्रबल ऑक्सीकारक होता है, और इसके अलावा अगर प्रबल अकारक की बात करेगा तो उसका आंसर लिथियम हो जाएगा। इसीलिए इसका आंसर मतलब कि स्ट्रॉन्गेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट जो है ये फ्लोरीन हो जाएगा, ऑप्शन ए करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 27, सल्फर S8 में सल्फर की ऑक्सीकरण संख्या कितना होता है? तो S8 जो होता है सल्फर के एक अणु में 8 परमाणु होते हैं, इसमें ऑक्सीडेशन नंबर 0 होता है। अगर कोई भी मॉलिक्यूल न्यूट्रल फेज में हो तो उसके ऊपर ओवरऑल चार्ज 0 होता है, इसीलिए S8 है, इसमें सल्फर का ऑक्सीडेशन नंबर 0 होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित युग्म में संक्रमण तत्व कौन है? तो डी ब्लॉक के तत्वों को संक्रमण तत्व कहा जाता है। सोडियम और कैल्शियम ये तो एस ब्लॉक का है। मैग्नीशियम एल्युमिनियम ये भी नहीं होगा। मैग्नीशियम और एल्युमिनियम तो मैग्नीशियम बेस और एल्युमिनियम पी ब्लॉक का है। सल्फर और फास्फोरस ये तो पी ब्लॉक का है, ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। कॉपर और आयरन, परमाणु संख्या 21 से लेकर के परमाणु संख्या 30, यही हमारे सिलेबस में पढ़ना है। क्वेश्चन नंबर 29, निम्नलिखित में कौन आयन प्रतिचुंबकीय है? प्रतिचुंबकीय कहने का मतलब होता है डायमैग्नेटिक। अब इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखिए और लिखने के बाद आप चेक कीजिए कि कौन ऐसा ऑर्बिटल्स वाले यहाँ पे कंपाउंड या जो भी हमारे पास से पदार्थ रखे गए हैं उनमें से किसका सारे के सारे इलेक्ट्रॉन पेयर्ड यानी कि जोड़ा में है। अब चूंकि क्रोमियम है, क्रोमियम का परमाणु संख्या 24 होता है, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हो जाएगा ऑर्गन और हो जाएगा 4s1 3d5। अब Cr+3 है, मतलब किसमें से 3 इलेक्ट्रॉन को भगा देना है, तो S में से 1 चला जाएगा, D में से 2 चला जाएगा, तो ऑर्गन हो जाएगा 4s 0 हो जाएगा और 3d3 हो जाएगा। इलेक्ट्रॉन भरेंगे तीनों का तीनों अनपेयर्ड हो जाएगा, यानी कि ये डाया नहीं ये पारा है। उसी प्रकार से V+2 का भी कीजिएगा, इसका भी पारा आ जाएगा, एंड Ti+3 का भी आप कीजिए, इसका भी आंसर पारा आ जाएगा।
अब देखिए स्कैंडियम जिसका परमाणु संख्या 21 होता है, ऑर्गन हो गया 18, 4s1 4s2 और 3d1, 18 2 20 21। अब इसमें से 3 इलेक्ट्रॉन निकाल लीजिए, तो निकाल लीजिएगा तो ये तीनों इलेक्ट्रॉन खत्म हो जाएगा, यहाँ पे केवल ऑर्गन बच जाएगा। अब ऑर्गन है तो इसके पास जितने भी ऑर्बिटल्स होते हैं उसमें सारे के सारे इलेक्ट्रॉन पेयर्ड में होते हैं, तो सारे के सारे इलेक्ट्रॉन पेयर्ड में है, तो इसीलिए स्कैंडियम पर जो +3 चार्ज आया है ये डाया होगा, बाकी सब जो है वो पारा होगा, तो ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। वेनेडियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होगा? तो वेनेडियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास देखिए, वेनेडियम जिसका परमाणु संख्या 23 है, इसका हो जाएगा 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2। तो ये तो हो गया आर्गन का, मतलब यहां तक 18 कंप्लीट है, 18 तो 20 हो जाएगा, और 3d में 3 इलेक्ट्रॉन जाएगा, 3d3 हो जाएगा, मतलब कि ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d3, ऑप्शन बी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन लेंथेनाइड तत्व है? तो ये जो जीडी है ये लेंथेनाइड तत्व होता है। K1O4 में ऑक्सीकरण संख्या कितना होगा मैग्नीज का? तो जिस पे निकालना है उसको आप x मान लीजिए, तो इसमें मैग्नीज पर निकालना है तो इसके परमाणु संख्या को हम x मान लेते हैं, और पोटेशियम पर होता है 1, तो यहाँ पर लिखेंगे +1, और पोटेशियम की संख्या 1 तो 1 से गुना कर देंगे। मैग्नीज की संख्या 1 है तो इस पे हम x मान लिए हैं चार्ज, तो फिर x में 1 से गुना कर देंगे, और O 4 है और एक O पर चार्ज होता है -2, बराबर कर देंगे 0, तो +1 + x -8 बराबर 0, तो x - 7 बराबर 0, तो x बराबर +7, तो इसीलिए ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। वैसे आप K1O4 और K2Cr2O7 ये डी एंड एफ ब्लॉक में पढ़ाया जाता है, तो K2Cr2O7 में +6 चार्ज होता है और K1O4 में +7 चार्ज होता है। तो बहुत ऐसे स्टूडेंट होते हैं जो नहीं समझ पाते हैं, तो एज यूजुअल उसको डायरेक्टली रट लेते हैं। तो अब परीक्षा के परीक्षा का टाइम निकट आ रहा है, अब याद नहीं हुआ तो रटने का और कोई उपाय ही नहीं बचा हुआ है। NiCO4 में प्रसंकरण क्या होगा? यहाँ पर हाइब्रिडाइजेशन चाहिए, तो देखिए NiCO4 CO को कार्बोनिल कहा जाता है, एक अच्छा लिगेंड होता है, स्ट्रॉन्ग लिगेंड की तरह बिहेव करता है। अब इसमें Na पर चार्ज हो जाएगा 0, और चूंकि CO का बिहेवियर कैसा होता है तो स्ट्रॉन्ग लिगेंड होता है। ठीक, ये जो CO है जस्ट बिहेव्स लाइक अ स्ट्रॉन्ग लिगेंड। अब चूंकि यहाँ पर निकेल पे चार्ज 0 है तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन तो हटेगा नहीं। ऐसे इसके अलावा बहुत ऐसे कंपाउंड होते हैं, लगभग ऐसे कंपाउंड होते हैं जहां पर सेंट्रल मेटल एटम पर पॉजिटिव चार्ज आता है, लेकिन यहाँ पर तो 0 चार्ज आ रहा है। तो निकेल का लिखेंगे ऑक्सीकरण संख्या, तो इस पे ऑक्सीकरण संख्या है 0, निकेल का परमाणु संख्या होता है 28। आयरन कोबाल्ट निकेल, आयरन होता है 26 पर, कोबाल्ट होता है 27 पर, निकेल होता है 28 पर। तो यहां पर हो जाएगा ऑर्गन परमाणु संख्या 18 4s2, और क्रोमियम जब आता है तो लिखाता है 3s1 और उसके बाद 3d5। क्रोमियम के बाद आता है मैग्नीज तो 4s2 लिखते हैं, इसके बाद आता है आयरन तो लिखते हैं 3d6, आयरन के बाद आएगा कोबाल्ट तो 3d7, इसमें हो जाएगा 3d8। अब क्या करेंगे कि ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन को सजाएंगे। अब जैसे आप सजाइएगा तो पहले आता है 3d, उसके बाद आता है 4s एंड इसके बाद 4p होगा, इधर कहीं होगा 4p। तो 3d में 5 ऑर्बिटल होते हैं, तो 3d8 है, 8 इलेक्ट्रॉन को ऐसे सजाना है, 6 7 8, और यहां पर 4s इलेक्ट्रॉन है, 4s के पास 2 इलेक्ट्रॉन है, ठीक, एंड उसके बाद ये 4p हो जाएगा, ठीक है। अब चूंकि ये जो CO है कार्बोनिल जो लिगेंड की तरह बिहेव कर रहा है, एक स्ट्रॉन्ग लिगेंड है, तो स्ट्रॉन्ग लिगेंड के पास क्षमता होता है कि वो पेयरिंग करा देता है, ठीक। तो स्ट्रॉन्ग लिगेंड क्या करेगा कि पेयरिंग करा देगा, ऐसे 8 इलेक्ट्रॉन होना चाहिए ना, 1 2 3 4 5 6 7 8 इसके पास इलेक्ट्रॉन है। अब स्ट्रॉन्ग लिगेंड इसको पेयरिंग करा देगा, ऐसे पेयरिंग करा देगा, एंड 4s के जो ऑर्बिटल्स होते हैं इसके इलेक्ट्रॉन इसमें चले जाएंगे, तो 4s बिल्कुल खाली हो जाएगा, तो यहां से एक CO आ जाएगा, यहां से एक CO आ जाएगा, एक CO यहां से आ जाएगा, एक CO यहां से आ जाएगा। तो जब इसका ओवरलैपिंग हो रहा था तो 4s का एक ऑर्बिटल भाग लिया और 4p का 3 ऑर्बिटल भाग लिया, तो s का 1 p का 3, तो इसीलिए इसका हाइब्रिडेशन हो जाएगा sp3, यानी कि ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा।
क्वेश्चन नंबर 34 है K3Cr2O4 में क्रोमियम का समन्वय संख्या मतलब कोऑर्डिनेशन नंबर बताइए। तो यहाँ पर ये जो C2O4 ऑक्जिलेट इसको बोलते हैं ऑक्जिलेटो, अगर लिगेंड की तरह बिहेव करेगा और ये बाइडेंटेड लिगेंड है तो एक बार में 2 लोन पेयर देगा, इसकी संख्या 3 है तो एक बार में 6 लोन पेयर देगा, तो इसीलिए इसका कोऑर्डिनेशन नंबर 6 हो जाएगा। नेक्स्ट, अब 2 अलग अलग कॉम्प्लेक्स कंपाउंड दिया गया है और ये बोला है कि किस प्रकार का आइसोमर है। तो ये देखिए, जब इसको हम ब्रेक करेंगे NH3 का होल 5, यहां पर Br है और ये सल्फेट है। जैसे ही आप इसको ब्रेक कीजिएगा तो CO हो जाएगा, NH3 का होल 5 हो जाएगा, Br, और चूंकि सल्फेट पे होता है -2 चार्ज तो पूरा का पूरा कॉम्प्लेक्स आयन पर हो जाएगा +2 चार्ज, यानी कि पॉजिटिव कॉम्प्लेक्स है और प्लस SO पर होता है -2। अब इसको आप तोड़ के देखिए, CO NH3 का होल 5 SO4 Br। अब जैसे इसको आप आयनाइज करेंगे तो Br पर होता है -1 चार्ज, तो इसीलिए पूरा का पूरा कॉम्प्लेक्स स्क्वायर पर हो जाएगा +1 चार्ज। तो CO NH3 का होल 5 SO4 इस पे चार्ज हो जाएगा +1 और Br पर हो जाएगा -1। अगर 2 अलग अलग कॉम्प्लेक्स कंपाउंड आयोनाइज होने के बाद अलग अलग आयनों में टूट जाते हैं तो उसको आयनन समवैव कहते हैं, यानी कि उसको आयोनाइजेशन आइसोमर कहते हैं। दोनों को हमने इसके कंस्टिट्यूएंट आयंस में तोड़ दिया, तोड़ने के बाद हमें पता चला कि यहाँ पर और यहाँ पर जो पॉजिटिव और नेगेटिव आयंस है वो दोनों को दोनों डिफरेंट आयंस है। देखिए, दोनों को दोनों डिफरेंट मतलब दोनों को दोनों अलग आयन है, तो इसीलिए ये जो दोनों को दोनों कंपाउंड है ये आयनन समवैव यानी कि आयोनाइजेशन आइसोमर को शो करेंगे। ये डिफिनेशन आप याद रखिएगा कि अगर वैसे 2 कॉम्प्लेक्स कंपाउंड जिसको आयोनाइज करने के बाद वो अपने अलग अलग कंस्टिट्यूएंट आयंस में टूट जाते हैं और दोनों का आयंस डिफरेंट डिफरेंट हो, उसको आयोनाइजेशन आइसोमर कहा जाता है। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। क्लोरोफॉर्म है तो क्लोरोफॉर्म का फॉर्मूला होता है CHCl3। अब क्लोरोफॉर्म देखिए, प्राइमरी हैलाइड बिल्कुल नहीं, टर्शियरी हैलाइड बिल्कुल नहीं, ट्राई हेलोजन व्युत्पन्न। अब देख लीजिए, इसमें ट्राई हेलोजन है मतलब कि इसमें 3 हेलोजन ग्रुप लगा हुआ है, सो ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। ये तो बिल्कुल नहीं होगा, तो इसका आंसर सी हो जाएगा। ठीक, इथाइल ब्रोमाइड की अभिक्रिया सोडियम धातु के शुष्क ईथर से कराने पर क्या बनता है? तो ये जो रिएक्शन है इसको पढ़ते हैं ऊर्ज रिएक्शन में, और ये जो रिएक्शन है इस रिएक्शन का नाम हो जाएगा ऊर्ज रिएक्शन। अब ऊर्ज रिएक्शन में क्या होगा कि इथाइल ब्रोमाइड है, इथाइल ब्रोमाइड CH2,5Br है। अब इसमें हम सोडियम डालते हैं विथ ड्राई ईथर, तो इसके दो मॉलिक्यूल लेना पड़ेगा, C2H5 के 2 मॉलिक्यूल लिया जाता है, तो अब की बार इसको हम ऐसे लेंगे और यहाँ से दोनों सोडियम और दोनों Br आपस में रिएक्शन करते हैं और यहाँ से 2 सोडियम ब्रोमाइड के मॉलिक्यूल रिएक्शन से बाहर निकल जाते हैं, तो इसके बीच और इसके बीच बॉन्डिंग बनती है, तो C2H5 फिर बॉन्डिंग बनाएगा C2H5 के साथ, यानी कि C4 एस्टेन मिल जाएगा जिसको ब्यूटेन कहते हैं। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। जहां कहीं पर भी ऊर्ज रिएक्शन आएगा तो जितने भी कार्बन का एल्काइल हैलाइड होता है ठीक उसके दोगुना कार्बन का एल्केन मिलता है। तो चूंकि यहाँ पर इथाइल ब्रोमाइड बोला है और चूंकि इथाइल ब्रोमाइड में मात्र 2 कार्बन होते हैं, तो इसीलिए जब ये ऊर्ज रिएक्शन में भाग लेगा तो 4 कार्बन वाला ब्यूटेन बनेगा, यानी कि ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। अगर यहाँ पर केवल हम मिथाइल लेते तो आंसर हमारा होता 2 कार्बन वाला एल्केन जिसको इथेन बोलते हैं। होप सो आप समझ गए होंगे। क्वेश्चन नंबर 38 है, निम्नलिखित में से कौन एलाइल हैलाइड है? एलाइल हैलाइड का बहुत अच्छा पहचान होता है, डबल बॉन्ड वाला कार्बन पर अगर हेलोजन ग्रुप लगा हुआ है तब उसको एलाइल हैलाइड कहते हैं। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। बाकी आप देख लीजिए किसी भी डबल बॉन्ड के कार्बन पर हेलोजन ग्रुप नहीं मिलेगा। 39 क्वेश्चन है, ये जो रिएक्शन है ये जो ZnCl2 के साथ H डाला गया है इसको लुकास रिएजेंट कहा जाता है। अब लुकास रिएजेंट को या लुकास टेस्ट भी आप कर सकते हैं, ये एल्कोहल के टेस्टिंग में यूज होता है। अब पूछा गया है कि इसमें रिएक्टिविटी ऑर्डर बताइए। अब रिएक्टिविटी ऑर्डर क्या होगा? तो सबसे ज्यादा रिएक्टिविटी ऑर्डर होता है HI का, उसके बाद HBr HCl। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, जब इथाइल क्लोराइड करने का मतलब होता है C2H5 और Cl को AgCl के साथ गर्म करते हैं तो क्या बनता है?
तो जैसे आप गर्म कीजिएगा तो AgCl बन जाएगा, और मैक्सिमम लोगों को बनता है कि इथाइल साइनाइड बनेगा, बट ये गलत है और ऑप्शन ए भी टिक करते हैं, ये गलत है। यहाँ पर इथाइल साइनाइड नहीं, यहाँ पर इथाइल आइसोसाइनाइड बनता है। यहाँ पर C2H5NC मिलेगा जिसको इथाइल आइसोसाइनाइड कहते हैं। ऑप्शन बी करेक्ट होगा इसका। नेक्स्ट, किसका द्विध्रुव गुण सबसे अधिक है, किसका डाइपोल मोमेंट? तो कार्बन के साथ यहाँ पर 3 हाइड्रोजन है और 1 क्लोरीन है। इसमें कार्बन के साथ 2 हाइड्रोजन मिल जाएगा और 2 क्लोरीन मिल जाएगा। सी में देखिएगा कार्बन के साथ 3 क्लोरीन मिलेगा और 1 हाइड्रोजन मिलेगा, और डी में चारों का चारों क्लोरीन मिल जाएगा। तो इसका तो डाइपोल मोमेंट 0, CCl4 का डाइपोल मोमेंट 0 हो जाएगा, ये ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट नहीं होगा। अब इसका डाइपोल मोमेंट इधर जाएगा और इसका डाइपोल मोमेंट जो होगा इसके वजह से और इसके वजह से इसका नेट डाइपोल मोमेंट इधर जाएगा, लेकिन इसका जो डाइपोल मोमेंट होगा, इसका जो डाइपोल मोमेंट होगा, इसका जो डाइपोल मोमेंट होगा, तीनों का जब डाइपोल मोमेंट निकाल करके ओवरऑल वेक्टर का मान निकाला जाएगा तो सबसे ज्यादा इसका आता है, यानी कि ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा, CHCl3। ईथर में केंद्रीय परमाणु ऑक्सीजन का प्रसंकरण कितना होता है? द हाइब्रिडाइजेशन ऑफ सेंट्रल ऑक्सीजन इन ईथर इज, तो ROR' को ईथर कहते हैं। तो यहाँ पर ऑक्सीजन के पास होता है लोन पेयर, और एक नहीं 2 लोन पेयर होता है। और चूंकि हाइब्रिडेशन निकालते हैं तो वहां पे एक लिखते हैं वर्ड SN या THO। SN का मतलब स्टेरिक नंबर और THO का मतलब टोटल हाइब्रिड ऑर्बिटल होता है, जिसका फॉर्मूला होता है सिग्मा प्लस लोन पेयर। अब सिग्मा प्लस लोन पेयर काउंट कर लेते हैं, यहाँ पर सिग्मा बॉन्ड और 2 लोन पेयर। तो SN का मान आएगा 2 सिग्मा प्लस 2 लोन पेयर, यानी कि SN का मान आ गया 4। तो अगर SN का मान 2 आता है तो sp3 आता है, तो sp2 4 आता है तो sp3, तो SN का मान आ गया 4, तो इसका हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगा sp3। सो ऑप्शन सी इज करेक्ट एंड स्ट्रक्चर हो जाएगा टेट्राहेड्रल। नेक्स्ट क्वेश्चन, फॉर्मल्डिहाइड CH3MgBr। अब फॉर्मल्डिहाइड का फॉर्मूला होता है HC≡OH, ये फॉर्मल्डिहाइड है और CH3 है, MgBr है। अब ये जो है ये RMgX है, मतलब कि इसको ग्रीक नाम रिएजेंट कहते हैं। अब ग्रीक नाम रिएजेंट को जैसे ही आप एल्डिहाइड में डालिएगा तुरंत अल्कोहल मिलता है। अब देखिए यहाँ से ये जो ग्रुप लगा हुआ है, ये वाला ग्रुप अलग हो जाएगा और ये वाला ग्रुप अलग हो जाएगा, ये वाला ग्रुप इस कार्बन पे जाकर के लग जाता है और ओवरऑल आपको C2H5OH मिल जाएगा। मतलब यहाँ से जो भी ग्रुप होता है इसको ले जाकर इस कार्बन पे लगा देना होता है, उससे ज्यादा एक कार्बन वाला अल्कोहल मिल जाएगा। तो चूंकि यहाँ पर फॉर्मल्डिहाइड है और ऊपर से यहाँ पर इसके साथ CH3 लिखा हुआ है, डायरेक्ट इस CH3 को चाहिए और यहाँ पे लगा दीजिए। अगर यहाँ पर 2 कार्बन होता है तो वहां पर 3 कार्बन वाला अल्कोहल मिलता है, तो यहाँ पर 2 कार्बन वाला अल्कोहल मिलेगा जिसको इथाइल अल्कोहल कहते हैं। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट, अब IUPAC नाम बताना है। तो इसमें आइसोप्रोपेनॉल तो कॉमन हो गया, इसको बिल्कुल आप टिक नहीं कीजिएगा। आइसोप्रोपेनॉल भी कहते हैं इसको, बट यहाँ पे IUPAC बताना है। नंबरिंग कीजिएगा, मेन चेन ये होगा और नंबरिंग ऐसे करेंगे तो दूसरा नंबर कार्बन पर OH लगा हुआ है, तो इसका आंसर हो जाएगा 2 प्रोपेनॉल। ऑप्शन बी करेक्ट। प्राइमरी अल्कोहल के ऑक्सीकरण के पश्चात पहला यौगिक, तो प्राइमरी अल्कोहल जो होता है ROH, अगर आप इसको ऑक्सीडाइज कराइएगा आपको एल्डिहाइड मिल जाएगा। ठीक है, 1 डिग्री रहेगा तब। 2 डिग्री अल्कोहल को जैसे ऑक्सीडाइज कराइएगा कीटोन मिल जाएगा। एंड एल्डिहाइड और कीटोन फर्दर ऑक्सीडाइज होने के बाद एसिड में कन्वर्ट हो जाते हैं, कार्बोक्सिलिक एसिड। अगर आप एल्डिहाइड को रिड्यूस कराते हैं तो 1 डिग्री अल्कोहल मिलेगा, अगर कीटोन को रिड्यूस कराते हैं तो 2 डिग्री अल्कोहल मिलेगा। दोनों का दोनों क्वेश्चन आपको याद करना है। ठीक, तो यहाँ पे 3 डिग्री अल्कोहल को फर्दर ऑक्सीडाइज नहीं करा सकते हैं, तो बोला है प्राइमरी अल्कोहल को ऑक्सीकरण कराइए तो एल्डिहाइड मिल जाएगा। ऑप्शन डी करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 46, निम्नलिखित में से किसे लुकास रिएजेंट कहा जाता है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एनहाइड्रस ZnCl2 और कॉन्क HCl, मतलब कि अनाद्र ZnCl2 और सांद्र HCl को लुकास रिएजेंट कहा जाता है। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, परिशोधित स्प्रिट यानी कि रेक्टिफाइड स्प्रिट में क्या रहता है? तो इसमें 95% इथाइल अल्कोहल घुला हुआ रहता है। रटने वाला क्वेश्चन है, ठीक है। 95% के आसपास इसमें आपको इथाइल अल्कोहल मिल जाता है। एल्डिहाइड और कीटोन का समान सूत्र क्या होता है? दोनों का समान सूत्र CnH12+O होता है। नेक्स्ट,
निम्नलिखित में किसके साथ कैनिजारो अभिक्रिया होती है? तो कैनिजारो रिएक्शन वो देगा जिसके पास अल्फा हाइड्रोजन नहीं होगा, जिसके पास होगा वो एल्डोल कंडेंसेशन देता है। ऑप्शन ए देख लीजिए, सी डबल बॉन्ड ओ एच और इसके पास सी और तीन तीन हाइड्रोजन है। उसके बाद इसमें ऑप्शन बी में देखिएगा एच सी डबल बॉन्ड ओ और एच है। ऑप्शन सी में है सी डबल बॉन्ड ओ एच और यहाँ पर एच। ऑप्शन डी में है CH3 सी डबल बॉन्ड ओ CH3। फॉर्मल्डिहाइड सॉरी एसिटल्डिहाइड है, फॉर्मल्डिहाइड है, फॉर्मिक एसिड है और एसीटोन है। फंक्शनल ग्रुप के ठीक बगल वाले कार्बन को अल्फा कार्बन कहा जाता है। तो यहाँ पर अल्फा कार्बन है और अल्फा एच का मान है 3। यहाँ पर नो अल्फा एच, ठीक है, अल्फा एच का मान 0 है। और यहाँ पर जो आप देख रहे हैं ये एसिड है, बट इसके पास भी अल्फा कार्बन नहीं है। और ये तो खैर एसिड है तो एसिड के बात ही हम छोड़ते हैं। एसिड जो होता है वो कैनिजारो और एल्डोल में भाग ही नहीं लेता है। एल्डोल और कैनिजारो के लिए हमें एल्डिहाइड और कीटोन के ही बारे में सोचना होता है, तो ये तो ऑप्शन से हटा दीजिए। अब यहाँ पर इसके बगल में अल्फा कार्बन, इसके बगल में भी अल्फा कार्बन, तो अल्फा एच का मान 6 हो जाएगा। किसके पास अल्फा एच नहीं है? फॉर्मल्डिहाइड के पास नहीं है, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, CH3CHO का IUPAC क्या नाम होगा? तो एसिटल्डिहाइड बहुत लोग इसका नाम लेकर के आएंगे, जो कि गलत है, ये कॉमन नेम होता है, इसका नाम होता है इथेनॉल्डिहाइड। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। एक मिनट, CH3CHO नहीं, इथेनॉल होगा, ऑप्शन बी करेक्ट होगा। ठीक है, इथेनॉल्डिहाइड तो होता ही नहीं है, ऑप्शन बी करेक्ट होगा। एसिटल्डिहाइड होता है, इथेनॉल्डिहाइड नहीं, तो एसिटल्डिहाइड एक कॉमन नेम होता है, ठीक, कॉमन नेम है। लेकिन इथेनॉल जो होता है ये IUPAC नेम है, ऑप्शन बी करेक्ट। कार्बोक्सिलिक अम्लों का सूत्र, अब ये किसको याद नहीं होगा? इसको कीटोन कहते हैं, इसको ईथर कहते हैं। अब ये एल्डिहाइड है, यही कार्बोक्सिलिक एसिड है, ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट, निम्नलिखित में किसके साथ मोनोकार्बोक्सिलिक अम्ल क्रियाशीलता, मतलब कि इनमें से कौन ऐसा कंपाउंड है जिसके साथ कार्बोक्सिलिक एसिड फंक्शनल आइसोमेरिज्म को शो करता है? ईस्टर के साथ कार्बोक्सिलिक एसिड फंक्शनल आइसोमेरिज्म शो करता है। निम्नलिखित में कौन प्राइमरी एमीन को निरूपित करता है? देखिए ये प्राइमरी एमीन है, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा, प्राइमरी एमीन। ये सेकेंडरी एमीन है, ये टर्शियरी एमीन है और ये क्वाटरनरी एमीन है। जिस डिग्री का 1 होता है उसको प्राइमरी कहते हैं, जिसका डिग्री 2 होता है उसको सेकेंडरी, 3 पर टर्शियरी एंड 4 पर क्वाटरनरी। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 54, मिथाइल एमीन को क्लोरोफॉर्म के साथ, देखिए मिथाइल एमीन जो होता है इसका फॉर्मूला होता है CH3NH2। अब इसके साथ आपको क्या करना है? क्लोरोफॉर्म CHCl3 और इसमें लेना है अल्कोहलिक KOH। अब ये जो रिएक्शन है ये बड़ा ही स्पेशल है, इसको बोलते हैं कार्बिल एमीन रिएक्शन। अब कार्बिल एमीन रिएक्शन नेम रिएक्शन है जो कि 2 नंबर में पूछा जाता है। अब जब इसको आप गर्म कीजिएगा तो क्या मिलेगा? एक बहुत ही फेमस कंपाउंड मिलता है जिसको इथाइल आइसोसाइनाइड, मिथाइल आइसोसाइनाइड कहते हैं। तो CH3NC, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा, मिथाइल आइसोसाइनाइड। क्वेश्चन नंबर 55, ट्राइमिथाइल एमीन कैसा एमीन है? प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी में से सभी। तो ट्राइमिथाइल एमीन का फॉर्मूला होता है N और इस पे CH3। अब सिंपल सा क्वेश्चन है, देख लीजिए, आप खुद ही डिग्री बता देंगे। एक लोन पेयर होता है, अब नाइट्रोजन डायरेक्टली कितने कार्बन से जुड़ा हुआ है? 3 कार्बन से, तो इसका डिग्री हो जाएगा 3, तो टर्शियरी एमीन हो जाएगा, ऑप्शन सी करेक्ट। निम्नलिखित में से किसका एल्कीकरण संभव है? तो प्राइमरी एमीन को एल्कीकरण मतलब कि एल्काइलेशन हो सकता है, सेकेंडरी का भी होता है। तो जहां कहीं पर भी दो ऑप्शन दिखे इनमें से सभी को टिक कीजिए। आणविक सूत्र C4H11N के द्वारा कितने प्राइमरी एमीन संभव है? केवल प्राइमरी एमीन की बात की है, चलिए करते हैं। C4H11 और N, और प्राइमरी एमीन कहने का मतलब डायरेक्टली इससे एक ही कार्बन जुड़ा होना चाहिए, नाइट्रोजन, और यहां पर हाइड्रोजन, यहां पर हाइड्रोजन, 1 2 3 4, और इसके साथ तो 2 हाइड्रोजन, 2 हाइड्रोजन, 2 हाइड्रोजन, 2 हाइड्रोजन, नहीं 3 हाइड्रोजन, तो 3 2 5, 5 2 7, 7 2 9, 9 2 11, ये तो पॉसिबल है, एक हो गया। फिर यहां पर नाइट्रोजन, एक H, कार्बन 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 और एक कार्बन यहां ले लेते हैं। अब चूंकि नाइट्रोजन का यहां पे कनेक्शन डायरेक्टली एक ही कार्बन से होना चाहिए। अब ये देखते हैं, 2 हाइड्रोजन इसके पास होगा
और 3 हाइड्रोजन इसके पास, 3 हाइड्रोजन इसके पास, तो 3 3 6 2 8, 8 1 9 और 9 2 11, ये भी पॉसिबल है। अब एक और बना के देखते हैं, यहां पर हाइड्रोजन, यहां पर हाइड्रोजन, अब क्या करेंगे, सी कहां ऐड करेंगे, यहां पर ऐसे, ऐसे ऐड कर सकते हैं। बाकी अगर इसको उठा करके यहां लाएंगे तो फिर यही बात हो जाएगा। अब 3 3 2 1, तो 3 2 5 3 8 1 9 2 11। अब इसके अलावा कोई स्ट्रक्चर पॉसिबल ही नहीं है, ऑप्शन सी करेक्ट होगा। 3 एसिटोनाइट्राइल क्या है, एसिटोनाइट्राइल जो होता है ये इथेनोनाइट्राइल होता है, ऑप्शन बी करेक्ट होगा। निम्नलिखित में कौन मोनोसेकेराइड है, ग्लैक्टोज को मोनोसेकेराइड कहते हैं, ऑप्शन बी करेक्ट होगा। ग्लैक्टोज मोनोसेकेराइड है, बाकी सब मोनोसेकेराइड नहीं है, डाइसेकेराइड है। न्यूक्लिक अम्लों में कौन सा क्रम सही है, बेस शुगर फॉस्फेट, ठीक है, मतलब कि भस्म शर्करा और फॉस्फेट, ये वाला ऑर्डर सही है, ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, विटामिन सी की कमी से कौन सा रोग होता है, विटामिन सी की कमी से स्कर्वी रोग होता है, बेरी विटामिन बी की कमी से, रतौंधी विटामिन ए की कमी से, रिकेट्स विटामिन डी की कमी से होता है। निम्नलिखित में कौन आवश्यक अल्फा अमीनो एसिड है, मतलब कि जो हमारा शरीर नहीं, मतलब कि जिसको हमारा शरीर क्या बोलते हैं, स्रावित नहीं कर पाता है उसको बोलते हैं आवश्यक, जिसको स्रावित कर देता है उसको अनावश्यक कहते हैं, लाइसिन इसका आंसर होगा। नेक्स्ट, आधे घंटे में निम्नलिखित में से किसके द्वारा स्टार्च को माल्टोज में बदला जा सकता है, तो इसका आंसर होगा डाइस्टेज, ऑप्शन डी करेक्ट होगा। निम्नलिखित में कौन प्राकृतिक रबर है, आइसोप्रीन को प्राकृतिक रबर बोलते हैं और नियोप्रीन को संश्लेषित रबर बोलते हैं। 64, कैप्रोलेक्टम किसका मोनोमर है, तो कैप्रोलेक्टम नाइलॉन 6 का मोनोमर होता है। नाइलॉन 6,6 का याद होगा, तेरी नाइलॉन 6,6 का होता है हेक्सामिथिलीन डाइमीन एंड एडिपिक एसिड। निम्नलिखित में डेक्रोन किसका एग्जांपल है, डेक्रोन जो होता है वो पॉलिस्टर का एग्जांपल होता है, ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। क्लोरोमिन टी क्या है, तो इसको बोलते हैं एंटी मलेरियल, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा, क्लोरोमिन टी। केमिस्ट्री में एवरीडे लाइफ से क्वेश्चन ये पूछा गया है। पेनिसिलिन का सबसे पहले आविष्कार किसने किया था, ए फ्लेमिंग नाम के साइंटिस्ट थे, वही किए थे, ऑप्शन ए। फिनॉल का उपयोग निम्नलिखित में से किस रूप में होता है, तो फिनॉल बहुत बार पूछा जाता है, एंटीसेप्टिक के रूप में होता है, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। मॉर्फिन क्या है, मॉर्फिन एनाल्जेसिक है, लेकिन मॉर्फिन जो होता है ये नार्कोटिक होता है। नार्कोटिक कहने का मतलब होता है मॉर्फिन को लेने से नशा आ जाता है। बाकी क्वेश्चन सब्जेक्टिव है, तो यहाँ पे आपको मैं ये उम्मीद रखूंगा कि 70 में 35 आपसे क्वेश्चन बने होंगे, या नहीं बने हैं तो आप बने रहिए, कंटिन्यू रखिए, बनने लगेंगे। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है कमेंट में अपना फीडबैक जरूर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी और सेट या टॉपिक के साथ, तब तक ऑल द बेस्ट।